हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो हमने लिए हैं चैप्टर द नेवर नेवर नेस्ट से, जिसे लिखा है सेड्रिक माउंट ने। सेड्रिक माउंट इज द राइटर ऑफ द चैप्टर द नेवर नेवर नेस्ट। इट इज अ वेरी फनी, एंटरटेनिंग एंड ह्यूमरस प्ले विच इज एन वन एक्ट प्ले, और ये लिया गया है 10th क्लास की इंग्लिश बुक फ्लाइट से। फ्लाइट का यूनिट 2 है जिसका नाम है ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब होता है हास्य। इस यूनिट में हमने जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी पोयम हैं, दे आर फुल ऑफ फन एंड ह्यूमर। सब हंसी मजाक से भरी हैं, मस्ती से भरी हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर द नेवर नेवर नेस्ट। द नेवर नेवर नेस्ट इन विच वी फाइंड अ कपल, a husband, his name is Jack, a wife, her name is Jill, and their Aunt Jane. There is also one character who is nurse. Nurse एक और character है इसमें, तो total characters are 4 characters in this play. आइए देखते हैं इसका introduction. Before starting the question answer, let's see the introduction of this chapter, जिससे कि थोड़ा सा इसके बारे में हमें जानकारी हो जाए। The Never Never Nest is one act satirical play by Cedric Mount. नेवर नेवर नेस्ट जो कि चैप्टर का नाम है। नेवर माने होता है कभी नहीं, कभी नहीं, नेस्ट माने घोंसला। ये एक वन एक्ट प्ले है एक, और ये एक सटायरिकल प्ले है। सटायरिकल का मतलब होता है व्यंगात्मक। कोई हम गंभीर बात कहना चाहते हैं लेकिन हल्के फुल्के तरीके से उसको कहना चाहते हैं तो उसे कहते हैं सटायरिकल, यानी व्यंग करना लेकिन हास्य के साथ। तो इस तरह का ये प्ले है दैट क्रिटिक्स कंज्यूमरिज्म एंड द बाय नाउ पे लेटर कल्चर। ये प्ले समालोचना करता है कंज्यूमरिज्म का। कंज्यूमरिज्म होता है उपभोक्तावाद। उपभोक्तावाद मतलब द हैबिट ऑफ बाइंग थिंग्स अ लॉट। जब हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं बिना आवश्यकता के। एक तो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान, तो ये तो होना ही चाहिए। लेकिन इसके अलावा हमारी कुछ और आवश्यकताएं होती हैं जो लग्जरी से भरपूर होती हैं, लग्जूरियस होती हैं, यानी विलासितापूर्ण आवश्यकताएं होती हैं, जिसमें हम कुछ ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी हमें आवश्यकता भी नहीं होती है, लेकिन क्योंकि खरीदना है, खरीदने की आदत है, उपभोक्तावाद है, तो लोग जो है बहुत सारी चीजें ऐसे ही खरीदते चले जाते हैं बिना उसका कोई यूज किए, बिना इसी सोचे कि वेदर इट इज यूजफुल फॉर मी और नॉट, कि ये मेरे लिए उपयोगी है भी कि नहीं है, या मुझे इसकी आवश्यकता है कि नहीं है। तो उसे कहते हैं कंज्यूमरिज्म। मीन्स टेंडेंसी और हैबिट बाइंग थिंग्स मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदने की जो हैबिट होती है, आदत होती है बिना आवश्यकता के, उसे कहते हैं कंज्यूमरिज्म। और इसमें जो बाय नाउ पे लेटर, आजकल जो स्कीम चली है मॉडर्न वर्ल्ड में कि अभी खरीद लो बाद में दे देना पैसे, अधिकतर आजकल ये है, क्रेडिट कार्ड हो गया है, सब कुछ होता जा रहा है, तो लोग कहते हैं पैसे अभी चीजें ले लो बाद में देते रहना। तो ये वाली जो आदत है, इस पे भी, इस कल्चर के चलते भी लोग जो है कई चीजें ऐसे ही खरीद लेते हैं, क्योंकि बैंक से जो लोन मिल जाता है उससे लोग लोन लेकर के बहुत सारी चीजें खरीद लेते हैं और बाद में उसका पेमेंट किस्तों में करते रहते हैं। द प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड अ यंग कपल। ये जो प्लॉट है यानी जो कहानी है वो रिवॉल्व्स करती है। रिवॉल्व्स माने घूमती है, किसके चारों ओर? अराउंड मीन्स चारों ओर। एक यंग कपल है, एक वाइफ हस्बैंड है, उनको बोला गया है यंग कपल यानी कि जो वाइफ है जिल और उसमें हस्बैंड है जैक। जैक एंड जिल, जैक एंड जिल who acquire a seemingly luxurious lifestyle by purchasing everything. ये जो कपल है यानी जैक एंड जिल क्या करते हैं, बहुत सारा लग्जूरियस लाइफस्टाइल परचेज कर लेते हैं, यानी उनका जो रहन सहन है, जो उनका घर है और घर में जितनी भी चीजें उनके पास हैं, ऑल द थिंग्स आर लग्जूरियस। जैसे फर्नीचर हो गया उनका, कार हो गया उनका, रेडियोग्राम हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, पियानो हो गया, तो ये सारी चीजें वो खरीद लेते हैं। एज सीमिंगली मीन्स होता है प्रकट रूप से, अपरेंटली, यानी बाहर से दिख रहा है कि उनका घर जो है वो बहुत ज्यादा उसमें चीजें इकट्ठा हो गई हैं। एक्वायर का मतलब होता है अर्जित करना, प्राप्त करना। इंक्लूडिंग देयर हाउस एंड कार, उसमें क्या क्या, उनका घर है, उनका कार है, ऑन इंस्टॉलमेंट प्लान्स। तो ये जितनी चीजें उन्होंने खरीदी हैं वो सब कैसे खरीदी हैं? इंस्टॉलमेंट्स में, किश्तों में, यानी लोन लेकर के बैंक से, और सारी चीजें उन्होंने खरीद ली है। पहले उनके घर में आ गया है, घर खरीद लिया है, घर में सारी सुविधा की चीजें खरीद ली है। प्लेज डार्क ह्यूमर एंड आयरनी आर रिवील्ड
when Jack's financially cautious Aunt Jane visits। अब क्या होता है कि एक दिन उनकी जो जैक एंड जिल की आंटी है जेन, तो वो उनके घर आ जाती है और वो उनके घर को देख करके बहुत ज़्यादा खुश होती है और आश्चर्य भी प्रकट करती है कि इतनी सारी चीज़ें इनके पास कैसे आई। धीरे-धीरे जब उसको पता चलता है कि सारी चीज़ें उन्होंने इंस्टॉलमेंट में ली गई हैं, एक भी चीज़ पूरी पूरी तरह से उनकी अपनी नहीं है। तो ये सब बातें जब बड़े ही हल्के-फुल्के अंदाज़ में, बड़े ही ह्यूमरस वे में सारी बातें रिवील हो जाती हैं, रिवील माने उजागर हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं, धीरे-धीरे पता चलता है कि उनके पास कोई भी चीज़ उनकी अपनी नहीं है। नाटक जो है, ये जो प्ले जो है, वो डार्क ह्यूमर को और आयरनी को प्रकट करता है। तो दिस वाज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। ये चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन था कि एक यंग कपल है, जैक एंड जिल वाइफ हस्बैंड है, वो किश्तों में बैंक से लोन लेकर के किश्तों में मकान खरीदते हैं और मकान के अंदर बहुत सारी चीज़ें अपनी सुविधा की खरीद लेते हैं। अचानक एक दिन उनकी आंटी उनके घर आ जाती है और धीरे-धीरे जब आंटी जो है वो फाइनेंशियली कॉशन है, वो मतलब पुराने विचारों की है, वो जो है इस तरह से लोन लेकर के, उधार लेकर के चीज़ें खरीदने के पक्ष में नहीं रहती है, तो वो थोड़ा-सा उनसे निराश होती है, दुखी होती है। आइए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब क्या करना है, आपको चूज करना है, यानी चुनना है। क्या चुनना है? करेक्ट आंसर, सही आंसर चुनना है फ्रॉम द ऑप्शंस। ऑप्शन माने विकल्प। ये एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो इनमें से एक क्वेश्चन के 3-4 आंसर है, आपको सही आंसर चुनना है और उसको बताना है। फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित। बिलो मीन्स नीचे, नीचे दिए गए क्वेश्चन के 3 ऑप्शन हैं, उनमें से सही आंसर को आपको चुनना है। क्वेश्चन इज, व्हाई डिडंट जैक एंड जिल पे रेंट फॉर देयर हाउस। जैक एंड जिल जो है वाइफ हस्बैंड, वो अपने घर का किराया क्यों नहीं देते हैं? रेंट माने किराया, क्यों नहीं देते हैं? दे डिडंट पे द रेंट बिकॉज, वो अपना किराया इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि बिकॉज दे वर टू पुअर टू पे द रेंट, क्योंकि वो बहुत गरीब थे, इसलिए वो किराया नहीं दे सकते थे। दे वर सो पुअर दैट दे कैन नॉट पे द रेंट, वो इतने गरीब थे कि वो किराया नहीं दे सकते थे। बी ऑप्शन इज, दे वर स्टेइंग इन द हाउस इलीगली। इलीगली माने गैर कानूनी तरीके से वो घर में रह रहे थे। लीगल माने होता कानून, यानी उन्होंने बेजा कब्जा कर रखा था या गैर कानूनी तरीके से वो मकान पे कब्जा किए हुए थे, इसलिए वो किराया नहीं देते थे। एक ऑप्शन। एंड द ऑप्शन सी इज, दे हैड बॉट द हाउस ऑन इंस्टॉलमेंट्स। उन्होंने घर को इंस्टॉलमेंट यानी किश्तों में खरीद लिया था। इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? किश्त देना। हर महीने वो कुछ 1000 रुपए देते थे किश्त के रूप में, और जिससे कि उनका मकान अपना, जिससे कि वो मकान में रहते थे, जिसके कारण सो दे डोंट पे द रेंट। तो उन्होंने इंस्टॉलमेंट में एक घर खरीद लिया था, जो कि बड़ा ही स्मार्ट मूव माना जाता है आजकल के मॉडर्न समय में। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी कि जो जैक एंड जिल है वो किराया इसलिए नहीं देते थे क्योंकि उन्होंने इंस्टॉलमेंट में घर खरीद लिया था। दे हैड बॉट, बॉट क्या है? बाई का थर्ड फॉर्म, बाई माने खरीदना, बाई का थर्ड फॉर्म है बॉट। दे हैड बॉट द हाउस ऑन इंस्टॉलमेंट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। And the question 2 is, how much Aunt Jane gave Jack and Jill as their wedding gift? अब जब Aunt Jane अब जब जैक एंड जिल की शादी होती है, तो आंट जेन उनको उनकी शादी पर वेडिंग गिफ्ट देती है। तो वो कितने का दिया उसने? तो देखते हैं इसके ऑप्शन। 100 पाउंड देती है, कि 200 पाउंड देती है, कि 1000 पाउंड देती है? द आंसर इज 200 पाउंड। 200 पाउंड का उसको गिफ्ट चेक वो देती है वेडिंग गिफ्ट के रूप में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच डिड जैक एंड जिल पे टू गेट अ कार। जब जैक एंड जिल ने कार खरीदी, तो उसके लिए उन्होंने डाउन पेमेंट कितने का दिया? कितने पैसे दिए थे उन्होंने? द ऑप्शंस आर, 5 पाउंड दिया था उन्होंने, कि 10 पाउंड और 500 पाउंड्स। तो करेक्ट आंसर इज 5 पाउंड। उन्होंने कितने दिए थे? 5 पाउंड। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाई डिड आंट जेन रिफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड। व्हाई डिड आंट जेन रिफ्यूज माने होता है मना करना, लाई डाउन माने लेटना। आंट जेन ने बिस्तर पर लेटने से इनकार क्यों कर दिया था? शी डिडंट लाई डाउन ऑन द बेड, वो बिस्तर पर नहीं लेटी, नहीं सोई, बिकॉज, क्यों नहीं सोई? क्योंकि शी वॉज एंग्री विद जैक एंड जिल,
क्योंकि वो उन दोनों से गुस्सा थी। बी ऑप्शन इज द बेड डिड नॉट बिलोंग टू जैक एंड जिल, क्योंकि बेड जो था वो जैक एंड जिल से बिलोंग नहीं करता था। बिलोंग माने उनका नहीं था वो पूरी तरह से। एंड द थर्ड ऑप्शन इज शी वॉज in a hurry to leave the house of Jack and Jill. क्यों नहीं सोई? क्योंकि वो बहुत जल्दी में थी। इन अ हरी माने वो बहुत जल्दी में थी। आंट जेन जल्दी से जल्दी उनके घर से चले जाना चाहती थी, इसलिए वो उनके बिस्तर पर नहीं लेटी। तो आइए इसका सही आंसर क्या है? आंसर इसका सही है। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन। द बेड डिड नॉट बिलोंग टू जैक एंड जिल। अकॉर्डिंग टू द आंट जेन, जो बिस्तर था वो जैक एंड जिल का नहीं था, क्योंकि उन्होंने बिस्तर भी जो था वो किश्तों में लिया था, उधार में ले रखा था, और अभी तक उन्होंने उस बिस्तर का पूरा पेमेंट नहीं किया था। तो इसलिए आंट जेन बोलती है कि तुमने इसका पूरा पेमेंट नहीं किया है तो मैं तुम्हारे इस बिस्तर पर नहीं लेटूंगी। So that's why the bed did not belong to Jack and Jill. That's why Aunt Jane didn't lie down on the bed. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, why did Aunt Jane gift a check of 10 pounds 10 pounds to Jack and Jill? जब वो उनके घर से जा रही थी तो आंट जेन ने उन्हें 10 पाउंड का चेक दिया था। क्यों दिया था? आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। जैक एंड जिल आस्क्ड आंट जेन टू हेल्प देम विद चेक, क्योंकि जैक एंड जिल ने आंट जेन से कहा था कि उनको पैसे दे करके उनकी हेल्प करे, यानी कि दे आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम आंट जेन। उन्होंने आंट जेन से मदद मांगी थी, इसलिए आंट जेन ने उनको 10 पाउंड का चेक दिया था। बी ऑप्शन इज जैक एंड जिल वांटेड टू रीपे देयर ओन लोन, क्योंकि जैक एंड जिल अपना लोन जो है वो पे करना चाहते थे, इसलिए आंट जेन से पैसे की मदद वो मांगी उन्होंने। एंड सी ऑप्शन इज आंट जेन थॉट दैट जैक एंड जिल कुड मेक फुल पेमेंट फॉर एट लीस्ट वन ऑफ देयर बिल्स। ए ऑप्शन को आप ध्यान देंगे, सी इज द आंसर। तो आंट जेन ने उनको 10 पाउंड का चेक इसलिए दिया था क्योंकि आंट जेन ने ये सोचा, थॉट मीन सोचा, दैट जैक एंड जिल कुड मेक फुल पेमेंट फॉर एट लीस्ट माने कम से कम वन ऑफ देयर बिल्स। इतने सारे बिल उन्होंने देने, इतनी सारी चीजें उन्होंने खरीद के रखी हैं और किसी का भी पूरा पेमेंट उन्होंने नहीं किया है, तो कम से कम एक चीज का, एक बिल का तो पूरा पेमेंट वो कर लें। इसलिए जो है आंट जेन उनको जाते समय 10 पाउंड का चेक दे करके जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड जैक इंटेंड टू डू विद द 10 पाउंड चेक? अब जब आंट जेन 10 पाउंड का चेक दे करके चली गई, तो जो जैक था, जो हस्बैंड था, उसने 10 पाउंड के इस चेक से क्या करना चाहता था? वो उसका इरादा क्या था? इंटेंड माने वो क्या करना चाहता था 10 पाउंड के चेक से। ऑप्शन देख लेते हैं इसका आंसर। ही वांटेड टू पे ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स टू द डॉक्टर, वो डॉक्टर का किश्त देना चाहता था। दूसरा है ही वांटेड टू पे ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स फॉर द हाउस, वो घर की किश्त देना चाहता था। और सी है ही वांटेड टू पे ऑफ द इंस्टॉलमेंट फॉर द कार, वो कार की किश्त देना चाहता था। तो सी ऑप्शन आएगा सही कि वो कार की किश्त देना चाहता था। ही वांटेड टू पे ऑफ द इंस्टॉलमेंट फॉर द कार, वो चाहता था कि कार की इंस्टॉलमेंट दे दो तो कार उसका हो जाएगा। आइए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी persons were present in the house when Aunt Jane visited Jack and Jill. जब आंट जेन, व्हेन माने जब आंट जेन जैक एंड जिल के घर जाती है, विजिट माने व्हेन वी गो टू समवन्स हाउस टू मीट देम, जब हम किसी घर मिलने जाते हैं तो उसे कहते हैं विजिट करना। तो कितने लोग थे? हाउ मैनी माने कितने, कितने पर्सन्स माने कितने व्यक्ति थे वहां पर उनके घर में उस समय पर। तो कितने थे? 4 थे, 5 थे कि 6 थे? आंसर इज 4, यानी 4 लोग उस समय घर में थे। एक तो जैक, जिल, आंट जेन एंड द नर्स। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ध्यान दीजिए एंड लुक एट द पिक्चर्स ऑल्सो, पिक्चर्स को भी आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब जैक एंड जिल्स हाउस and the things that impressed Aunt Jane. When Aunt Jane visited Jack and Jill's house, she was very much impressed by their house. जब आंट जेन जैक एंड जिल के घर गई तो वो उनके घर को देख करके बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। इम्प्रेस माने बहुत असर पड़ा, आंट जेन बहुत खुश हुई। उसको उनको बोलती है कि चार्मिंग चार्मिंग, यानी ही कॉल देयर हाउस वेरी ब्यूटीफुल।
तो डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, वर्णन करना, वर्णन करना माने डिटेल में बताना, टू टेल अबाउट समथिंग इन डिटेल, विस्तार से किसी चीज में बताने के लिए कहते हैं डिस्क्राइब करना। यानी आपको बताना है कि उनके घर में क्या क्या चीजें थी जिनसे आंट जेन प्रभावित हो गई। तो आइए देखते हैं इसका आंसर में आपको क्या लिखना है। आंसर है जैक एंड जिल हैड अ लवली लिटिल कोजी हाउस। जब हम डिस्क्राइब करते हैं, जब हम व्हेन वी डिस्क्राइब समथिंग, जब किसी चीज का वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो उसमें हम एडजेक्टिव्स का यूज बहुत करते हैं, विशेषणों का यूज करते हैं। तो इसीलिए जो एडजेक्टिव्स हैं, जैसे लिटिल माने छोटा, लवली माने खूबसूरत प्यारा, कोजी माने होता है कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल माने सुविधाजनक, आरामदायक। तो उनका घर कैसा था? उनका घर बहुत सुंदर था, छोटा सा, और एक कोजी हाउस था, प्यारा सा छोटा सा सुविधाजनक घर था उनका, जिसमें कि विद ऑल कंफर्ट्स, सारी सुविधाएं थी उनके घर में। कंफर्ट माने सुविधाएं, जैसे कि फर्नीचर था, एंड रेडियो था, वहां पर उनके घर में रेडियो था, रेडियो सेट था, कार कार थी, पियानो था, रेफ्रिजरेटर था। इस तरह से बहुत सारी और भी चीजें थी सुंदर सुंदर। दैट्स व्हाट इम्प्रेस्ड आंट जेन। इन्हीं सब चीजों को देख करके जो आंट जेन थी वो बहुत अधिक प्रभावित हो गई थी। तो आपको इसका आंसर इस तरह से लिखना है कि जैक एंड जिल had a lovely little cozy house with all comforts in it, like furniture, a radio set, car, piano, refrigerator, etc. That's what impressed Aunt Jane. etc क्या है? etc माने आदि आदि, यानी ऐसी बहुत सारी चीजें थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why was Aunt Jane worried about her gift check? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये वाला और इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हमने किया है। बहुत अच्छे से इनको याद करिए आप लोग, और चित्र देख करके आपको याद हो गया होगा। 3 एडजेक्टिव्स उसमें आपको यूज करने हैं, लवली, कंफर्टेबल एंड कोजी, और थिंग्स के नाम लिखने हैं जो उनके घर में थी। तो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? व्हाई वाज आंट जेन वरीड? वरीड माने एंग्शियस, यानी चिंतित थी। आंट जेन ने जो गिफ्ट चेक उनको दिया था, उनके वेडिंग गिफ्ट में जो 200 पाउंड का जो गिफ्ट चेक दिया था, उसको लेकर के आंट जेन चिंतित हो जाती है। तो वो क्यों चिंतित थी? आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का। आंट जेन वॉज वरीड, आंट जेन वॉज वरीड अबाउट हर गिफ्ट चेक बिकॉज when she saw Jack and Jill's luxurious house, she wondered if she had given them 2,000 pounds check by mistake instead of 200 pounds. आंट जेन जब उनके घर में जाती है तो उनके घर को देख करके वो बहुत ज्यादा आश्चर्य प्रकट करती है। हाउ कुड दे बाय दिस ब्यूटीफुल लग्जूरियस हाउस? उसको ये आश्चर्य होता है कि ये लोग जो हैं इतने छोटे एज के हैं और इतना सुंदर, इतना खूबसूरत घर ये कैसे खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें थी, घर सुंदर था, चीजें बहुत सारी थी। तो इसलिए वो चिंतित हो जाती है कि जो वेडिंग गिफ्ट में उसने जो चेक दिया था वो मैंने 200 पाउंड का दिया था, कहीं गलती से 2000 पाउंड का तो नहीं दे दिया। क्योंकि उनका घर कैसा था? लग्जूरियस हाउस था। लग्जूरियस माने क्या होता है? बहुत कंफर्टेबल, ऐसा घर जहां पर की सुविधा की बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं। लग्जरी, लग्जरी का मतलब होता है विलासितापूर्ण चीजें, जैसे कार वगैरह जो है। वो थोड़ा सा डाउट में थी कि कहीं उसने 2000 पाउंड का गिफ्ट चेक तो नहीं दे दिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। And the next question is, why did Jack say that it was better to be Mr. Owner than to be Mr. Tenant? अब जब आंट जेन से, when Jack was discussing Aunt Jane, he was talking with Aunt Jane, तो आंट जेन से जब वो बातें कर रहा था तो उसी समय उसने, आंट जेन उससे बातें करी थी कि आपने लोन लेकर के सारी चीजें क्यों खरीदी हैं। तो जैक ने आंट जेन से बातों ही बातों में जैक ने आंट जेन से कहा था कि वाई डिड जैक से, जैक ने आंट जेन से ऐसा क्यों कहा कि मिस्टर ओनर बनना मिस्टर टेनेंट से ज्यादा अच्छा है। यानी ओनर का मतलब होता है मकान मालिक, ओनर का मतलब होता है मालिक, समवन हु ओन्स समथिंग, है ना, जो कोई भी व्यक्ति जिसकी कोई चीज है, शॉप है, दुकान है, घर है,
कोई चीज है, कार है, गाड़ी है, स्कूटर है, तो वो व्यक्ति उसका ओनर होता है, मालिक होता है उस चीज का। और टेनेंट का मतलब होता है किराएदार, समवन हु पेज रेंट एंड लिव्स इन अ हाउस, जो किराया देता है और घर में रहता है उसको बोलते हैं टेनेंट यानी किराएदार। तो वो कहता है जब बैंक से लोन लेकर के हम आसानी से मकान मालिक बन सकते हैं, हम मालिक बन सकते हैं किसी चीज के, तो हम किराएदार क्यों बने, उसने ऐसा क्यों कहा था। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। जैक थॉट दैट पेइंग रेंट ईयर आफ्टर ईयर वुड बी नॉट इकोनॉमिक। जैक कहता है कि साल दर साल, ईयर आफ्टर ईयर माने साल दर साल, एक के बाद एक साल, दूसरे साल, तीसरे साल जब हम किराया देते हैं, तो ये बार बार किराया देना बहुत ही इकोनॉमिक है, यानी कि बहुत ही खर्चीला है, बहुत खर्च होता है इससे। एंड इट वुड नॉट गिव देम फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट। किराया भी देते रहते हैं, घर में रहते तो हैं, लेकिन किसी प्रकार की एंजॉयमेंट यानी आनंद की कोई फीलिंग, कोई अनुभूति नहीं होती है, यानी रहने में मजा भी नहीं आता है, एंड सेटिस्फैक्शन भी नहीं होता है, किसी प्रकार की संतुष्टि भी नहीं होती है, हम अच्छा भी नहीं फील करते हैं, किराया भी दे अच्छा भी फील नहीं करते हैं। सो ही प्रिफर्ड टू बी मिस्टर ओनर देन टू बी मिस्टर टेनेंट। इसलिए वो मिस्टर ओनर बनना ज्यादा पसंद करता है बजाय कि मिस्टर टेनेंट बनने के लिए। इसीलिए कहता है कि जब हमको सुविधा मिल रही है कुछ पैसा दे करके, किश्तों में कुछ पैसा दे करके अपना मकान लेने पर, उसमें रह करके एंजॉय करने में, तो क्यों ना उसका आनंद लिया जाए, क्यों किराएदार बन के रहा जाए, इसीलिए वो ये सब कहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड आंट जेन से दैट शी वुड टेक अ बस रादर देन गो बाय जैक्स कार्स। अब जब आंट जेन उनके घर से जाने लग जाती है, तो जैक आस्क्ड हर दैट ही विल Jack asked Aunt Jane that he would drop her at the station by car, कि वो कार से आंटी को ड्रॉप कर देगा। लेकिन आंट जेन रिफ्यूज टू गो बाई कार, आंट जेन कार से जाने के लिए मना कर देती है। तो आंट जेन क्यों कहती है कि वो बस से जाएगी, कार से नहीं जाएगी। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑलमोस्ट everything of Jack and Jill was on installment, and this made Aunt Jane worried. अब क्या हुआ कि आंट जेन थोड़ा सा ओल्ड माइंडेड थी, ओल्ड फैशन थी, पुराने विचारों की थी, और वो उधार लेकर के चीजों का आनंद लेने पर विश्वास नहीं करती थी। इसलिए आंट जेन चिंतित थी, थोड़ा गुस्सा थी उन लोगों से। तो वो सोचती है कि इनके घर की ऑलमोस्ट माने लगभग जितनी चीजें, एवरीथिंग माने सब कुछ, सब कुछ जैक एंड जिल के घर में जितनी भी चीजें थी, सारी की सारी चीजें इंस्टॉलमेंट पे थी, सबकी सब चीजें किस्तों पर थी, कोई भी चीज उनकी अपनी नहीं थी। ये पता लगने पर, ये सोचने सोचने ये जानने के बाद आंट जेन थोड़ा सा चिंतित हो जाती हैं, थोड़ा सा एनॉयड होती है उनसे, गुस्सा हो जाती हैं, इसीलिए वो बस से जाना पसंद करती है। द कार ही हैड डिडंट बिलोंग टू हिम। कार ही हैड, जो कार जैक के पास थी वो उसकी अपनी नहीं थी, कंप्लीटली माने पूर्णतया, पूरी तरह से, यानी पूरी तरह से उसकी नहीं थी, क्योंकि उसने पूरा फुल पेमेंट तो किया नहीं था अभी कार का, कार भी किस्तों में चल रही थी। एंड ही ओन्ड ओनली स्टेयरिंग व्हील, जितनी किस्त उसने दी थी अकॉर्डिंग टू दैट इंस्टॉलमेंट, अभी उसके पास कार का सिर्फ एक स्टेयरिंग व्हील को ही वो अपना कह सकता था। जितना पैसा दिया था उस पैसे के अनुसार तो केवल उसका एक जो स्टीयरिंग व्हील होता है कार का वही अपना था, और एक टायर, एक टायर को ही वो कह सकता था कि ये मेरा अपना है, पूरा पेमेंट तो उसने किया नहीं था, तो अभी उसको केवल इतना ही ओन करता था वो। Aunt Jane felt that it would be better for her to take the bus than to go on the car. इसीलिए आंट जेन ने ये महसूस किया, आंट जेन फेल्ट that it would be better for her to take the bus than to go in the car. इसीलिए आंट जेन ने ये महसूस किया कि उसके लिए बस से जाना ज्यादा अच्छा होगा बजाय कि कार से जाने के, क्योंकि almost everything of Jack and Jill was on installment, and this made Aunt Jane worried. The car he had didn't belong to him completely, and he owned only steering wheel and a tire. Aunt Jane felt that
It would be better for her to take the bus than to go in the car. तो इसीलिए आंट जेन रिफ्यूज टू गो बाय कार, इसलिए आंट जेन कार से जाने के लिए मना कर देती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड जिल डू विद द 10 pound चेक प्रेजेंटेड बाय आंट जेन। अब हमें मालूम है कि जब आंट जेन उनके घर से गई तो जाते जाते वो उनको 10 pound का चेक भी दे करके गई थी। तो वो जो 10 pound का चेक दिया था उससे जिल ने, जिल जो वाइफ है, उसने क्या किया? व्हाट डिड जिल डू, डू माने करना, व्हाट डिड जिल डू, जिल ने क्या किया उस पैसे का? आइए इसका आंसर देखते हैं। जिल टुक इट एंड इन टुक इट, जिल ने उसे लिया और उसको एक एनवलप में रख लिया। Jill took it and in envelope she sends it to the doctor to pay his fees. 10 pound check was sent to Dr. Martin as first installment for the baby. उसने वो पैसा लिया और वो जो 10 pound का चेक था वो डॉक्टर मार्टिन के भेज दिया, जिससे कि एक किश्त जो बेबी के बच्चा भी अब वो लोग खरीद रहे थे, तो उसका उन्होंने किश्त देने के लिए वो 10 pound का चेक जो था वो डॉक्टर मार्टिन के नाम भेज दिया। जो 10 pound का जो चेक था उससे जो हस्बैंड था जैक, वो कार का पेमेंट करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही उसको बिना बताए ही उसकी पत्नी जो जिल थी उसने वो पैसा जो है वो नर्स के हाथ डॉक्टर मार्टिन के यहाँ भेज दिया, जिससे कि जो बेबी है वो उनका हो सके, उसको किश्त के रूप में देने के लिए, बेबी की किश्त देने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैनी पीपल आर इन हैबिट ऑफ बाइंग थिंग्स ऑन इंस्टॉलमेंट। आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो किश्तों में चीजें खरीद रहे हैं। डू यू सपोर्ट दिस ट्रेंड? क्या आप इस ट्रेंड को, इस फैशन को सपोर्ट करते हैं? क्या आप इसके पक्ष में हैं कि ऐसा होना चाहिए? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अपने आंसर के सपोर्ट में कारण भी आपको बताना है। यानी कि ये जो आजकल नया चलन चला है कि बैंक से पैसे लोन लेकर के, बोरो करके you can buy everything and can pay the money and can pay the rest of the and can payment later by installment, through installment, और बाद में इंस्टॉलमेंट के जरिए उस पैसे को आप दे सकते हैं। तो आप क्या इससे सहमत हैं? तो इसके दोनों आंसर हो सकते हैं। कुछ लोग इसके पक्ष में भी आंसर दे सकते हैं और कुछ लोग इसके विपक्ष में भी आंसर दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सम पीपल इट इज राइट and according to some people it is not right. First we have to acquire the wealth. तो आइए देखते हैं, अगर आपको इसको सपोर्ट करना है तो, अगर आपको सपोर्ट नहीं करना है तो आप कैसे आंसर लिखेंगे? आई डोंट लाइक द आइडिया ऑफ बाइंग थिंग्स ऑन इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट यानी किश्तों में चीजें खरीदने का जो आइडिया है वो मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक या आई एम नॉट इन फेवर ऑफ बाइंग थिंग्स ऑन इंस्टॉलमेंट। मैं चीजों को किस्तों में खरीदने के पक्ष में नहीं हूँ। क्यों? इट मेक्स मी वरीड, क्योंकि मुझे चिंता हो जाती है इससे। दैट व्हाट इफ आई एम नॉट एबल टू पे इंस्टॉलमेंट ऑन टाइम। क्या चिंता होती है? कहीं अरे क्या होगा अगर मैं किस्त को टाइम से नहीं दे पाऊंगा, कैसे दूंगा, तो मेरी किस्त बढ़ती जाएगी। तब क्या होगा अगर मैं किस्त को टाइम से नहीं दे पाऊंगा, तो मुझे इसकी चिंता लगती है। इसलिए मुझे किश्तों में चीजें खरीदना पसंद नहीं है। इट मेक्स मी वरीड दैट व्हाट इफ आई एम नॉट एबल टू पे इंस्टॉलमेंट ऑन टाइम। यदि मैं किस्त को टाइम से नहीं दे पाऊंगा तो क्या होगा, इस चीज को लेकर के मुझे बहुत चिंता होती है, इसलिए मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। एंड देयर इज कॉन्स्टेंट प्रेशर अंटिल द इंस्टॉलमेंट इज पेड। और लगातार, कॉन्स्टेंट माने कंटिन्यूअस, लगातार प्रेशर रहता है, दबाव रहता है। जब तक कि हम किस्त को पेमेंट नहीं कर देते हैं तब तक हमारे ऊपर लगातार दबाव बना रहता है पैसे देने का। यानी हम फ्री माइंड नहीं रहते हैं, हमारे दिमाग में हमेशा ये घूमता रहता है कि हमको इसका पैसा देना है, पैसा देना है, पैसा देना है। तो इसलिए ये सारी बातें जो है हमको चिंतित करती हैं, तो किस्तों में चीजें खरीदने के पक्ष में नहीं है। वहीं अगर दूसरा आंसर आपको देना है, अगर आप पक्ष में हैं, तो आप इस तरह से उसको लिख सकते हैं, यस आई डू सपोर्ट, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। मीन्स आई एम फेवर इन बाइंग थिंग्स ऑन इंस्टॉलमेंट। मैं चीजों को किस्तों में खरीदने के पक्ष में हूँ। क्यों? वाई? बिकॉज द पर्सन हुज इनकम इज लो।
कैन अफोर्ड बिग थिंग्स बाइंग ऑन इंस्टॉलमेंट। वो कहता है कि एक व्यक्ति जिसकी की सैलरी, जिसकी की आय जो है बहुत कम है, उसके पास इतना पैसा इकट्ठा नहीं है कि वो बड़ी बड़ी चीजें खरीद सके, तो वो बड़ी बड़ी चीजें खरीद सकता है किश्तों में, पैसा लोन लेकर के, और उन चीजों का आनंद ले सकता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, अपना एंजॉयमेंट कर सकता है। तो इसमें क्या दिक्कत है, क्या बुराई है? तो मैं इसके पक्ष में हूं। तो दोनों ही आंसर हो सकते हैं। आपको जो आंसर लगे, द आंसर वेरी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हर व्यक्ति की अलग अलग सोच होती है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिख सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। और ये है आपका आज के क्वेश्चन का 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब अ सिचुएशन विच यू फाइंड मोस्ट ह्यूमरस इन द प्ले। डिस्क्राइब का मतलब फिर से वही, वर्णन करो, मीन्स डिटेल में बताओ। इस नाटक में आपको कौन सी सिचुएशन, कौन सी परिस्थिति सबसे ज्यादा ह्यूमरस थी? ह्यूमरस का मतलब क्या होता है? हास्यास्पद। हास्यास्पद माने सबसे, वेरी फनी, फनीएस्ट एंड द मोस्ट ह्यूमरस सिचुएशन इन दिस प्ले कौन सी थी आपके अनुसार? तो इसका आंसर अलग अलग हो सकता है। हमने यहाँ पे एक आंसर लिखा है, व्हेन जिल सेज जस्ट वन इंस्टॉलमेंट एंड बेबी इज आवर्स। जब जिल कहती है कि बस एक ही इंस्टॉलमेंट देना है और बच्चा हमारा हो जाएगा। तो ये वाली जो सिचुएशन है, दैट्स द मोस्ट ह्यूमरस इन द प्ले। ये सबसे ज्यादा हंसी से भरपूर सिचुएशन थी इस प्ले में, क्योंकि ये बताता है कि अब क्या जमाना आ गया है कि देखिए बच्चे भी जो हैं वो खरीदे जा रहे हैं, तो बेबी भी आजकल खरीदे जा रहे हैं। सो दिस सिचुएशन इज द फनीएस्ट सिचुएशन इन दिस एक्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एंड द क्वेश्चन 9 इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टाइटल द नेवर नेवर नेस्ट? कैन यू सजेस्ट अ न्यू टाइटल? जो टाइटल है चैप्टर का, नेवर नेवर नेस्ट, इससे आपको क्या समझते हो? क्यों लेखक ने नेवर नेवर नेस्ट टाइटल दिया होगा? या आपको ये टाइटल सही है, या आप कोई दूसरा टाइटल इसके लिए सजेस्ट कर सकते हो? तो आइए इसका आंसर में हम क्या लिखेंगे। इसका आंसर है, द टाइटल द नेवर नेवर नेस्ट इज एन एप्ट वन। जो टाइटल है इस चैप्टर का वो एकदम एप्ट है। एप्ट, एप्ट का मतलब क्या होता है? सूटेबल है। सूटेबल, सूटेबल मीन्स उचित है, प्रॉपर है, मीन्स अप्रोप्रिएट टाइटल है। अप्रोप्रिएट, APPRO, अप्रो, PRIATE। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उपयुक्त। यानी ये टाइटल एकदम सही है जो लेखक ने लिखा है। This means that everything that Jack and Jill had was not completely theirs. इसका मतलब है कि जो कुछ जैक के पास था वो पूरी तरह से, कंप्लीटली माने पूर्णतः, पूरी तरह से उनका नहीं था। इट वॉज ऑन इंस्टॉलमेंट। ये जो जितनी भी चीजें थी सबकी सब किश्तों में थी। दिस टेल्स अस दैट दे वर नॉट कंप्लीटली ओनर ऑफ देयर हाउस। इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से अपने घर के मालिक नहीं थे। तो इसीलिए नेस्ट, नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। अब आपने देखा होगा, जो चिड़िया जब घोंसला बनाती है तो वो कितने दिन टिकता है? वो जल्दी से जल्दी कुछ ही समय के बाद वो नष्ट हो जाता है, वो परमानेंट घर नहीं होता है चिड़िया का। तो इसीलिए इसका नाम लिखा गया है नेस्ट, कि उनका अभी घर जो है पूरी तरह से उनका नहीं हुआ। तो नाउ वी कैन से दैट टाइटल इज वेरी एप्ट एंड suitable एंड अप्रोप्रिएट। वी कांट गिव एनी अदर टाइटल टू दिस चैप्टर। इस चैप्टर को हम दूसरा कोई भी टाइटल नहीं दे सकते हैं। अब आइए देखते हैं कुछ और एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। वोकेबलरी, वोकेबलरी का मतलब क्या होता है? वर्ड पावर। वर्ड पावर माने वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग आपको बताना है, तो इसका वर्ड मीनिंग जिसको पता होगा वो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेगा। आइए देखते हैं फर्स्ट वोकैब क्या है। टिक द वर्ड विच आर सिमिलर टू द वर्ड्स गिवन इन बोल्ड। चार्मिंग सच अ कोजी लिटिल रूम। आपने क्या करना है? टिक करना है। क्या करना है? टिक करना है। किसको? द वर्ड्स, उन शब्दों को टिक करना है विच आर सिमिलर टू द वर्ड्स गिवन इन बोल्ड। बोल्ड लेटर में, बोल्ड माने ये थोड़ा सा जो दिखाई दे रहा है, एकदम साफ क्लियर हो रहा है। बोल्ड लेटर में जो वर्ड लिखा है उसका मीनिंग इन तीनों में से कौन सा है, उसको आपको टिक करना है। तो बोल्ड लेटर में कौन सा शब्द लिखा है? कोजी। कोजी का मीनिंग क्या है? चार्मिंग सच अ कोजी लिटिल रूम। व्हेन आंट जेन सेड चार्मिंग मीनिंग ब्यूटीफुल, इतना कोजी छोटा सा कम घर है, कमरा। तो इसका मीनिंग क्या है? कॉस्टली है क्या? कोजी का मतलब होता है कॉस्टली। कॉस्टली मीन्स महंगा, एक्सपेंसिव।
क्यूट मीन्स लवली, क्यूट मीन्स लवली हो गया, कॉस्टली माने हो गया एक्सपेंसिव माने महंगा, कोई चीज बहुत महंगी है। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल माने होता है आरामदायक, आरामदायक, आरामदायक means comfortable means cozy. So the answer is C, comfortable. Next word is Aunt Jane suddenly. Jack, I have just thought of something. That car, is it yours? आंट जेन अचानक से बोलती कि जैक आई हैव जस्ट थॉट ऑफ समथिंग, अभी अभी मैंने कुछ सोचा है। दैट कार, वो जो कार, इज इट योर्स? दैट कार इज इट योर्स, क्या ये कार तुम्हारी है? जिल कहती है ऑफ कोर्स इट इज अवर्स। जिल कहती है ऑफ कोर्स यानी सच में हमारी है। आंट जेन, ऑल योर्स, सारी तुम्हारी है ये कार। जैक कहता वेल नो नॉट एग्जैक्टली ऑल, नहीं एग्जैक्टली माने एग्जैक्टली सारी कार नहीं है ये हमारी। तो एग्जैक्टली का मीनिंग क्या है यहाँ पर? तो आइए एग्जैक्टली का आंसर देते हैं। ये बोल्ड लेटर में लिखा एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का मतलब लिखा है, 3 ऑप्शन दे रखे हैं ABC। ऑप्शन ए इज इमीजिएटली, इमीजिएटली माने होता है तुरंत, एज सुन एज। कंप्लीटली माने पूर्णतः, होल। करेक्टली माने सही। तो कौन सा मीनिंग इसका सही होगा? तो एग्जैक्टली माने कंप्लीटली, वो कह रहा है कि वेल नो नॉट कंप्लीटली ऑल, कंप्लीटली पूर्णतया से कार हमारी नहीं है, पूरी तरह से कार हमारी नहीं है। तो एग्जैक्टली का मीनिंग यहाँ पे क्या है? कंप्लीटली। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ टेल मी हाउ मच डू यू ऑल दीज इंस्टॉलमेंट्स कम टू। अब वो फिर से आंट जेन का ही सेंटेंस है ये। नाउ माने अब, टेल मी मुझे बताओ, हाउ मच डू ऑल दीज इंस्टॉलमेंट्स कम टू, ये जो इंस्टॉलमेंट है ये कितना आता है? हाउ मच, कितना तुमको इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है? तो इंस्टॉलमेंट माने किश्त, किश्त का मीनिंग क्या होता है? इंस्टॉलमेंट बोल्ड लेटर में लिखा है यहाँ पर। लोन माने होता है उधार, समथिंग विद डेट जिसे कहते हैं, कर्ज लेना। फुल पेमेंट माने होता है पूरा पेमेंट। और पार्ट पेमेंट, पार्ट माने होता है आधा हिस्सा पेमेंट का, कुछ हिस्सा। तो ये हो गया आपका इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट का मीनिंग क्या हो गया? पार्ट पेमेंट। आइए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। यस जैक, दैट्स व्हाट वरिंग मी। हाँ जैक, यही मुझे वरी कर रहा है। वरी का मीनिंग बताना है आपको, क्या चिंता कर रहा है। तो वरी का मीनिंग क्या है यहाँ पर? सरप्राइजिंग माने होता है आश्चर्य करना। इरिटेटिंग माने गुस्सा दिलाना और या चिड़चिड़ापन महसूस होना। ट्रबलिंग माने परेशान करना। तो वरिंग का मीनिंग है ट्रबलिंग। तो आंसर हो जाएगा आपका ट्रबलिंग। इरिटेटिंग एंड सरप्राइजिंग इज नॉट द आंसर, ट्रबलिंग इज द आंसर। ट्रबलिंग इज द मीनिंग ऑफ द वरिंग। Okay, now let's move to the another question. And the another question is, suppose you take and pay off just one of your bills. फिर वो पूछ रहे हैं, एक और क्वेश्चन है, माना कि तुम यू टेक इट एंड पे ऑफ, तुम लेते हो और पूरा का पूरा जो है उसको पे ऑफ कर देते हो। तो पे ऑफ का मीनिंग क्या होता है? एक ही बिल में सब पे ऑफ कर देते हो। पे ऑफ का मीनिंग क्या है? गिव अवे, दे देना। मेक फुल पेमेंट, पे इन इंस्टॉलमेंट। गिव अवे माने देना, मेक फुल पेमेंट माने पूरा पेमेंट करना। तो पे ऑफ का मीनिंग है मेक फुल पेमेंट। पे इन इंस्टॉलमेंट तो आपको पता ही है, किश्तों में देना। पार्ट पेमेंट जिसको कहते हैं, इंस्टॉलमेंट माने पार्ट पेमेंट। और गिव अवे तो दूसरे सेंस में यूज होता है, देना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यहीं पर हमारा आज का ये वीडियो खत्म होता है। आशा है आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे और आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स and take care. Thanks for watching. Keep learning, keep practicing. Soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye. Thanks for watching.